नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। क्या भारत को भ्रष्टाचार के खिलाफ रामबाण नुस्खा प्राप्त हो रहा है? मतलब लोकपाल का जो विधेयक पास हुआ है वह भ्रष्टाचार से लड़ाई में क्या सटीक है? संसद की स्थायी समिति और कांग्रेस भाजपा की सहमति से जिस लोकपाल विधेयक पर ठप्पा लगा है उस पर दो तरह के विचार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है इससे भ्रष्ट चूहा भी नहीं मरेगा, तो अन्ना हजारे के अनुसार इससे शेर मरेगा। कम से कम 50% भ्रष्टाचार खत्म होगा। इन दो अतिवादी छोर के बीच में शायद सत्य है। लोकपाल बनना अपने आप में बड़ी बात है। लोकपाल कौन और कैसे होगा इसकी प्रक्रिया ठीक बनी है। लोकपाल के तहत सीबीआई का काम करना भी सही दिशा है। सरकार के आला अफसरों से लेकर वर्ग 5 के कर्मचारी इसके दायरे में रहेंगे। राज्यों को भी लोकपाल मॉडल अपनाकर कानून बनाना होगा। मतलब लोकपाल का एक लंबा चौड़ा तंत्र बनना है। यदि एक बार लोकपाल बन गया तो उसकी कमियों को बाद में दबाव बनाकर सुधारा जा सकता है। उस नाते जस्टिस संतोष हेगड़े और अन्ना हजारे की सोच ठीक है। सो आज लोकपाल के प्रस्तावित खाके पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी सहाफियों के साथ खुलकर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने दोपहर में 60 से ज्यादा सहाफियों से मुलाकात की है। उनकी इन गैर रस्मी मुलाकात का लबोलुआब यह है कि राहुल गांधी खुल रहे हैं। वो दिल से बात करते हैं और पार्टी के आगे की हिकमत अमली पर भी गौर करते हैं। सहाफियों से बातचीत में ही उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव के बारे में उनकी सोच तब्दील हुई है और उसके बाद ही कांग्रेस और आरजेडी एलजेपी के बीच तालमेल का अमल तेज हुआ है। दूसरी मुलाकात में राहुल गांधी से सहाफियों ने कांग्रेस पर लगने वाले खानदान परस्ती के इल्जामात के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने खुलकर इसका इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि करुणानिधि से लेकर मुलायम सिंह यादव और यहाँ तक के अमिताभ बच्चन तक की मिसाल पेश की। उन्होंने पूछा कि स्टालिन किसका बेटा है और क्या अखिलेश के नाम में यादव नहीं लगा हुआ है। राहुल ने कहा कि अभिषेक के नाम में भी बच्चन लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सवाल सिर्फ उनसे नहीं पूछा जा सकता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी और अपने निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातों पर बेबाक जवाब दिए। सहाफियों से मेल मुलाकात का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी में लोकसभा इलेक्शन से पहले रद्दोबदल के इम्कानात बहुत कम ही हैं। कांग्रेस के आला लीचान का मानना है कि अब लोकसभा इलेक्शन में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में इस वक्त बदलाव करना इलेक्शन के लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी पार्टी को बदलना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदाजा है कि इस वक्त अगर पार्टी में रद्दोबदल किया गया तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पहले से गिरोहबंदी झेल रही पार्टी में दाखिली खलफशार और पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने खुद इस बात के इशारे दिए हैं कि इलेक्शन से पहले कोई बड़ा रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। मोटे तौर पर पार्टी के मौजूदा खाके को बनाए रखकर कांग्रेस इलेक्शन में जाएगी, लेकिन पार्टी जनरल सेक्रेटरीज की जिम्मेदारी और तर्जुमानों में कुछ बदलाव किया जा सकता है। कुछ नए तर्जुमान बनाए जा सकते हैं और हुकूमत में शामिल कुछ सीनियर और तजर्बाकार लीचान को पार्टी में शामिल किया जा सकता है। रियासती पार्टियों में उन्हीं जगहों पर बदलाव होगा जहां पिछली बार बदलाव नहीं किया जा सका था। हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल वगैरह ऐसी रियासतें हैं जहां गुज़िश्ता सुदूर को ही काम करने दिया गया था। इन रियासतों में बदलाव के इशारे मिले हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी में रद्दोबदल किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी की क़यादत में आने और पार्टी में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल का जो अंदाजा लगाया जा रहा था वैसा नहीं होगा। लोकपाल बिल पर एक बार फिर से सेहरा लेने और देने की होड़ मच गई है। 2 साल पहले पार्लियामेंट में जब लोकपाल पर बहस हुई थी तब राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लिया था और लोकपाल को आईनी इदारा बनाए जाने की वकालत की थी। तब भी कांग्रेस के तमाम लीडरान ने आगे बढ़कर उनको इस इदारे को मजबूत बनाने की पहल करने का सेहरा दिया था। इस बार भी बिल पास होने से ठीक पहले राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम पार्टियों से बिल को हिमायत देने की अपील की। चुनांचा पूरी कांग्रेस पार्टी इस बिल का सेहरा उनको दे
दे रही है। ऊपर से अन्ना हजारे ने खत लिखकर राहुल का शुक्रिया अदा किया। इससे भी कांग्रेसी लीडरान को सेहरा लेने का मौका मिला है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत की, लेकिन उसे इसका सेहरा नहीं मिल रहा है। हालांकि पार्टी इसकी जी तोड़ कोशिशें कर रही है। उनके वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को ही बिल पास होने के लिए मुबारकबाद पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हिमायत देकर बिल को पास करवाया। इसके साथ ही बीजेपी की कोशिश ये भी है कि इसका सेहरा अकेले कांग्रेस न लूट ले, इसलिए उनके लीडरान ने अन्ना हजारे को सेहरा देना शुरू कर दिया है। सुषमा स्वराज ने अपने खिताब में लोकपाल बिल का सेहरा अन्ना हजारे के सर बांधा है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिग्गज लीडरान ने भी लोकपाल की कामयाबी के लिए अन्ना के सर ही सेहरा बांधा है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर हैं। इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हुकूमत साजी के बारे में फैसला करने के लिए मरकजी हुकूमत मजीद वक्त देगी। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से ये इत्तला हासिल की है कि आपने उनसे कितने दिन का वक्त लिया है। शिंदे ने कहा है कि हुकूमत दिल्ली में सदर राज लगाने की जल्दबाजी में नहीं है, ये जमहूरी अमल है। उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि हुकूमत पीर तक इंतजार करेगी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने खुद ही फैसला करने के लिए सोमवार तक का वक्त तय किया है। उन्होंने कहा है कि इतवार तक दिल्ली के लोगों की राय उन तक पहुंच जाएगी और तब वो फैसला करेंगे हुकूमत साजी की जाए या नहीं। उनकी पार्टी के 28 असेंबली अरकान जीते हैं और कांग्रेस ने उनको अपने 8 असेंबली अरकान के गैर मशरूत हिमायत का वादा किया है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के करीबी माने जाने वाले साबिक वजीर अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली रियासती कांग्रेस का सदर तकर्रुर किया है। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की बुरी तरह से शिकस्त के बाद नतीजों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए रियासती सदर जयप्रकाश अग्रवाल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह लवली को सदर बनाया गया है। लवली दिल्ली में जीते कांग्रेस के 8 असेंबली अरकान में से एक है। छत्तीसगढ़ में भी चरणदास महंत को सदारती ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह साबिक वजीर भूपेश बघेल को सदारती ओहदे की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बघेल को जोगी मुखालिफ खेमे का रहनुमा माना जाता है और राहुल गांधी ने इंतखाबात के दौरान उनको अहम जिम्मेदारियां सौंप रखी थी। महंत को इसी साल जून में नंद कुमार पटेल के माओ नवाजों के जरिए कत्ल किए जाने के बाद रियासती पार्टी की क़यादत सौंपी गई थी। इससे पहले बुध को कांग्रेस ने गोवा में सुभाष शिरोडकर को हटाकर उनकी जगह साबिक रुकने पार्लियामेंट जॉन एफ फर्नांडीज को सदर बनाया था। हरियाणा में अशोक तंवर को सदर बनाए जाने पर बहस चल रही है। हुकूमत हिंद ने अपनी खातून सफारतकार देवयानी खोबरागड़े मामले में अपना रुख मजीद सख्त कर लिया है। हिंदुस्तान ने कहा है कि अमेरिका देवयानी के ऊपर दर्ज किया गया मामला वापस ले और माफी मांगे। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अमेरिका को हिंदुस्तानी सफारतकार के खिलाफ मामला नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी प्रोसिक्यूटर प्रीत बरारा के इल्जामात को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बरारा की बातों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। खुर्शीद और पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ दोनों ने कहा है कि अमेरिका का सिर्फ अफसोस जाहिर कर देना काफी नहीं है, उसे माफी मांगनी होगी। गौरतलब है कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर प्रीत बरारा ने देवयानी खोबरागड़े पर कई संगीन इल्जामात आयद किए हैं और ये भी कहा है कि उनके साथ किसी तरह की कोई बदसलूकी नहीं की गई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तानी सफारतकार से कॉफी के बारे में भी पूछताछ की गई थी और उन्हें टेलीफोन कॉल करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन साथ ही बरारा ने देवयानी की गिरफ्तारी और उनकी तलाशी को सही ठहराया है। इस बीच अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि इस मामले से हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं होगा। मरकजी हुकूमत जस्टिस ए.के. गांगुली के मामले में सदर जमहूरिया के जरिए अदालत उज़्मा की राय लेगी। एक खातून इंटर्न वकील का जिनसी इस्तेसाल करने के इल्जामात में घिरे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस गांगुली इस वक्त मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन हैं। बताया जा रहा है कि उनको उनके ओहदे से हटाने के तरीके के बारे में जानने के लिए हुकूमत हिंद ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मसौदा तैयार किया है। इस पर अटॉर्नी जनरल की राय ली जा रही है। बहुत जल्द ही ये मसौदा सदर जमहूरिया को भेजा जाएगा और वो इसे अदालत उज़्मा को भेजेंगे। बताया जा रहा है कि हुकूमत ने बरह रास्त सदर जमहूरिया के हिदायतनामे के जरिए हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन को हटाने की एक तजवीज के बारे में भी गौर किया है। वजारत दाखिला और कानून के बीच इस मामले पर कई बार संजीदगी के साथ गौर खौज हुआ है। जस्टिस गांगुली ने खुद को बेकसूर बताते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है।
आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत बनाने के लिए तैयार किए गए रियासत असरनो तश्कील बिल पर आंध्र प्रदेश असेंबली में बहस नहीं हो सकी है। सदर जमहूरिया की जानिब से हवाले के लिए भेजे गए बिल पर स्पीकर ने बुध को बहस कराने की कोशिश की थी, लेकिन साहिली आंध्र और रायलसीमा इलाके के असेंबली अरकान के हंगामे की वजह से बिल पर बहस नहीं हो सकी। जुमेरात को भी सीमांध्र के असेंबली अरकान का हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से बहस नहीं हो सकी। उसके बाद असेंबली 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 3 जनवरी के बाद ही इस पर बहस हो पाएगी। सदर जमहूरिया की जानिब से बिल पर असेंबली की राय भेजने के लिए 23 जनवरी तक की तारीख तय की गई है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें, वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। बिहार में सहरुखी मुकाबला होगा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से राष्ट्रीय जनता दल, लोजपा और एनसीपी के साथ इत्तेहाद का इशारा दिया गया है। बिहार में इन 4 पार्टियों के रहनुमा सीटों की तकसीम और उनके नाम भी बता रहे हैं। इस लिहाज से इलेक्शन का एक महवर कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद का होगा, दूसरा महवर भारतीय जनता पार्टी का है, जिसका तालमेल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ होने का इम्कान है। दोनों पार्टियों के लीड जान की सीटों पर बातचीत चल रही है। तीसरा महवर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का है। जेडीयू ने वैसे तो अकेले इलेक्शन लड़ने की तैयारी की है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाया महाज जमातों के साथ उसका इत्तेहाद हो सकता है। बिहार में सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल का एक मोर्चा पिछली बार इलेक्शन लड़ा था। इस बार इनके जदयू से इत्तेहाद किए जाने पर गौर हो रहा है। अगर सीटों की तादाद पर सीपीआई एमएल राजी नहीं हुआ, तब सीपीआई और सीपीएम का जेडीयू के साथ इत्तेहाद मुमकिन है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने बहुत ही होशियारी से अपनी तमाम जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के सर मढ़ती है। 4 रियासतों में कांग्रेस की शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी मरकज की यूपीए हुकूमत पर डाली जा रही थी। चुनांचा कांग्रेस के पार्लिमानी इजलास में जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नाकामी हुकूमत की नहीं है, बल्कि पार्टी की है, जो हुकूमत की कामयाबियों के बारे में आम लोगों को नहीं बता पाई है।
उन्होंने महंगाई के मसले पर भी हुकूमत का दिफा किया और ये इशारा दिया कि 4 रियासतों के शिकस्त में महंगाई कोई वजह नहीं है। उन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबियों की तफसीलात बताने वाले 2 किताबचे भी सोनिया और राहुल गांधी को दिए। पीएमओ ने इसे तैयार करवाया है और ज्यादातर वुज़रा भी इसके बारे में नहीं जानते थे। इसमें बताया गया है कि कैसे हुकूमत ने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं और तरक्की का कितना काम किया गया है। अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल का जो ड्राफ्ट बनाया था, उससे मौजूदा विधेयक कई मायनों में कमजोर है, मगर ये जोगपाल भी नहीं है। मनमोहन सरकार और उनके मंत्री कपिल सिब्बल आदि जो चाह रहे थे, उससे यह बेहतर है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। लोकपाल के लिए गुज़िश्ता 46 साल से चल रही कोशिश एक मुकाम पर पहुंच गई है। अन्ना हजारे का कहना है कि इस इदारे के कयाम से 40 से 50% तक बदउनवानी कम होगी, जबकि इस इदारे के लिए अन्ना के साथ मिलकर तहरीक करने वाले अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस बिल से एक चूहा भी जेल नहीं जा पाएगा। इस बिल से क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका अंदाजा लोकपाल बनने और काम शुरू करने के बाद ही लग पाएगा। लेकिन इससे पहले बदउनवानी रोकने के लिए जो इदारे कायम किए गए हैं, उनके तजर्बात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। रियासतों में लोकायुक्त होते हैं, लेकिन उनसे बदउनवानी कम हुई है, ये नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह जैन हवाला डायरी खुलासे के बाद मचे हंगामे के बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था, लेकिन उसका तजर्बा भी इत्मीनान बख्श नहीं रहा है। हालांकि अभी ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि लोकपाल इदारे का हश्र भी वैसा ही होगा जैसा बदउनवानी रोकने के लिए बनाए गए दूसरे इदारों का हुआ है। इसकी वजह यह है कि लोकपाल की तकर्रुरी से लेकर उसकी जांच और उसके जांच का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। सीवीसी की तकर्रुरी का भी एक पैनल है, लेकिन उसमें हुकूमत की अक्सरियत होती है, इसलिए वहाँ हुकूमत जिसको चाहती है उसे तकर्रुर किया जाता है। ताहम लोकपाल में ऐसा नहीं है। लोकपाल की तकर्रुरी के लिए बने पैनल में वजीर आजम, स्पीकर लोकसभा में हिस्ब इख्तलाफ की रहनुमा और अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस या उनकी जानिब से तकर्रुर करदा कोई मौजूदा जज बतौर रुकन होंगे। इन 4 लोगों की रजामंदी से एक 5वां रुकन तकर्रुर किया जाएगा, जो कोई बड़ा माहिर कानून होगा। इस लिहाज से इस पैनल में हुकूमत की मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आजाद और मुंसिफाना तरीके से लोकपाल की तकर्रुरी होगी। लोकपाल की जानिब से भेजी गई शिकायत की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई की जांच पर लोकपाल की निगरानी रहेगी। जांच करने वाले अफसरान के तबादले लोकपाल की मर्जी के बगैर नहीं हो सकेंगे और इस्तगासा के लिए एक अलग डायरेक्टरेट होगा, यानी सीबीआई को सरकारी वकीलों की सर्विस नहीं लेनी होगी। इससे जांच के आजाद व मुंसिफाना होने और इस्तगासा के भी मुंसिफाना रहने की उम्मीद की जा सकती है। इसके दायरे में वजीर आजम के दफ्तर को लाने से उसकी हैसियत काफी ऊंची हो गई है। फिर इसके कामकाज पर निगरानी की जरूरत है। जैसा कि अन्ना हजारे ने बिल पास होने के बाद कहा कि वो कमेटियों का कयाम करेंगे जो ये देखेगी कि लोकपाल किस तरह से काम कर रहा है। अगर ऐसी निगरानी का बंदोबस्त नहीं किया गया तो इदारे के बेजा इस्तेमाल का भी खदशा है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा ताकत दी गई है और इसका मुंसिफाना व आजादाना काम भी मुतासिर होने का खदशा है। लोकपाल के अलावा इस इदारे में 8 और रुकन होंगे, जिनमें से आधे अराकीन के लिए कई किस्म के रिजर्वेशन का बंदोबस्त है। इस बहाने हुकूमत ने ये यकीनी बनाने की कोशिश की है कि हर तबका व समाज की नुमाइंदगी लोकपाल में मौजूद रहे, लेकिन इस बहाने इसमें कोई सियासत न हो या सियासत की मुदाखलत न हो, इसे भी यकीनी बनाना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रस्तावित लोकपाल पर चर्चा करेंगे। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। अल्लाह
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लाख टके का सवाल है कि आखिर कैसा लोकपाल बन रहा है। लोकपाल बनाम जोगपाल के हल्ले में असलियत समझनी चाहिए। निश्चित ही यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उठा एक कदम है, मगर भारत राष्ट्र राज्य की व्यवस्था हर अच्छी चीज को भ्रष्ट और अप्रभावी बना देती है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, संसद से लोकपाल बिल का पास होना आज की सियासी दशा के किस मुकाम को, राजनीतिक जो हालात है उसके किस मुकाम को दर्शाता है? देखिए, मैं मानती हूँ ये ऐतिहासिक क्षण था। 45 साल के चेष्टा के बाद ये बिल पास हुआ और जो सिविल सोसाइटी की मूवमेंट चली पिछले 2-3 साल, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, उससे जो राजनीतिक पार्टियों पे असर हुआ। पहले तो वो चाहते थे तोड़ लें, अब भी आप पार्टी का जो इम्पैक्ट, मैं मानती हूं कि अन्ना हजारे का फास्ट पे जाना दोबारा, इसके लिए ये जो सफलता प्राप्त हुई है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, उसकी वजह से था और उसी कारण पार्टियों ने हाथ मिलाया। ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, मतलब ये कि अन्ना हजारे अनशन पे अगर पहले नहीं बैठते, नतीजों से पहले, और नतीजे अगर आप जैसे नहीं आते तो शायद माहौल वो नहीं होता, शायद दोनों पार्टियां या सरकार में ये सोच नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। 2 फैक्टर्स थे इसमें। एक तो था कि ये सही था कि अगर अन्ना हजारे की सेहत को कुछ हो जाता है तो सब पार्टियों के लिए एक बवाल हो जाएगा और उसका फायदा फिर आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। और वो कोई पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबकी जड़ें खोदने में लगे हैं, सबका वोट बेस अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित किया है, तो इसलिए उन्होंने हाथ भी मिलाया। और अन्ना हजारे भी, हालांकि वो इस मूवमेंट को लीड करते रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल उन्हें पीछे छोड़ गए हैं। मतलब एक तरह से अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल की जो बढ़ोतरी या केजरीवाल का जो ग्राफ बना, उससे उसकी चिंता में आते हुए इस विधेयक को माना और भाजपा कांग्रेस दोनों के साथ एक तरह से मिले दिखाई दिए। वो ओपनली ना भी सही, लेकिन ये तो सही है कि अन्ना हजारे ने अपना स्टैंड शिफ्ट किया। जो 2 साल पहले वो कहते थे जन लोकपाल बिल या कुछ नहीं, वो आज उस बिल को, जो कि वाटर डाउन वर्जन है, डाइल्यूटेड वर्जन है, उसको मान गए कि बहुत अच्छा है। अब मैं ये नहीं मानती कि नहीं मानना चाहिए था, मैं मानती हूँ हर मूवमेंट में एक क्षण आता है जब आपको मैक्सिमाइज करनी है आपके गेन्स, एक बार आगे करके उसको करवा लिया जाए। और ये तो सेंस ऑफ द हाउस जो था, सिलेक्ट कमेटी की यूनानिमस रिपोर्ट जो आई 1 साल पहले, जिसमें पूरा पार्लियामेंट का एक सेंस था, उसी के बेसिस पे, हालांकि थोड़ा बहुत हल्का सा बदलाव है उसमें, लेकिन मोटा मोटा भाजपा ने मेन चीज तो मनवा ही ली कांग्रेस से, तो उससे एक बहुत ही अहम शुरुआत है। आप हर एक चीज नहीं, लेकिन ये फिर उसमें एक इसी में ये कि जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जो इसे जोगपाल का, वो आप मानते हैं कि वो आलोचना सही नहीं है? मुझे लगता है कि वो कि हमारा ही होगा और कुछ नहीं होगा, ऐसा लोकतंत्र ऐसी जिद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और बहुत चीजें कंसीड की हैं उसमें। एक शुरुआत है, अहम शुरुआत है, इतना बड़ा तबका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का मान गया है, तो उनको ये जिद छोड़ देनी चाहिए और देखते हैं कैसे होता है। तो पहला, जैसे कि कई लोगों ने कहा कि हो सकता है आगे जाके और अमेंडमेंट्स हों, तो ये तो डेमोक्रेसी में होता रहता है। तो और मुद्दा भी मुझे लगता है उससे हवा निकल गई
रवैया। नहीं वही अब मुद्दे पे ये कि क्या इससे अपने सियासी मूड का, ये नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा दोनों पार्टियों ने या पूरी राजनीतिक बिरादरी ने नंबर 1 मुद्दा जनता के बीच में है, ये माना है इसकी जो रजामंदी हुई है उससे? इस विंटर सेशन में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, रोज हल्ला गुल्ला होता रहा, स्थगित होता रहा हाउस। एक ही चीज जो काम की हुई है वो लोकपाल बिल, जिसपे सभी पार्टियों ने हाथ मिलाया। सपा जिसका इतना नाराजगी थी इस बिल से, वो वॉकआउट कर गए, तो उन्होंने भी फैसिलिटेट किया है। तो इससे जाहिर है कि सब पार्टियों के लिए ये मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा था, करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा था, और सब चाहते थे ये सामने आए चीज कि हम इसके ये प्रतिबद्ध हैं और हम कोऑपरेट कर सकते हैं इसको पास करने के लिए। तो उस नाते इसका श्रेय लेने के लिए या आगे इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ ही पार्टियां अपना अपना स्टैंड बताते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी करती हुई लगती है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं उनका ये भी था उनके दिमाग में कि आम आदमी पार्टी में से थोड़ी सी हवा निकल जाए, जो कि इसको मुद्दा तो बनाते चले जाते लोकपाल को आगे। उन्होंने कहा था अगर हम पावर में आते हैं तो पहला काम हम करेंगे ये करेंगे। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी एक कैटलिस्ट के रूप में उभरी है। नहीं, अगर माहौल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप को आगे बताना है तो इसमें कंपटीशन होना चाहिए, जैसे बिल लोकपाल को लेकर हुआ। राहुल गांधी ने तो कहा था विंटर सेशन को ही आप एक्सटेंड कर दीजिए, 2-3 दिन जिस तरह से चल रहा है मूड सबका, तो 2-3 दिन में ही पास हो जाते जो पेंडिंग बिल हैं। तो वो तो हुआ नहीं, किसी कारण वो साइनेडाई कर दिया। तो मुझे लगता नहीं है विरोधी पार्टियां कोऑपरेट करेंगी कांग्रेस के साथ ये बिल पास करने में, बाकी जो पेंडिंग बिल्स हैं। नहीं, पर अगर तेलंगाना के कारण या बीच में अगर छोटे कुछ अवधि के लिए अगर संसद सत्र बुलाया जाए, वापस हो संसद की बैठक, तो ये एक मूव शायद राजनीतिक नाते या चुनाव की रणनीति के नाते शायद लाया जाए। मुझे लगता नहीं है तेलंगाना, मतलब यही लोकपाल ही आप अंतिम मानती हैं अभी फिलहाल इस केस में? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि विरोधी पार्टियां चाहे कहीं कुछ भी, वो चाहेंगी कि कांग्रेस को फायदा तेलंगाना का भी हो। आज के संदर्भ में तो कांग्रेस ना इधर की है ना उधर की है, जहां तक आंध्र प्रदेश है, ना कि सीमांध्रा में उनका बेस होने वाला है, ना तेलंगाना में उनकी पकड़ होने वाली है, क्योंकि प्रॉमिस करके भी डिलीवर नहीं कर पाना तो बहुत प्रॉब्लम है कांग्रेस के। उस नाते इस पूरे शीतकालीन सत्र की संसद के आप ले देकर एक ही उपलब्धि मानी जाए वो लोकपाल है, बाकी लोकपाल है। सिर्फ सत्र की नहीं, मैं मानती हूँ हमारी लोकतंत्र में बहुत बड़ा ये एक जाते जाते आखिरी एक तरह से ये सत्र बड़ा रेगुलर सत्र है, उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है ये लोकपाल का पास होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।